हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीडिंग में। तो इसका पार्ट 1 पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप इस वीडियो को देखिए जाके और उससे को सीखिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। 3.9 विद्युत ऊर्जा शक्ति। किसी चालक ए बी पर विचार कीजिए जिसमें ए से बी की ओर आई धारा प्रवाहित हो रही है। ए तथा बी पर विद्युत विभव क्रमशः वी ए एवं वी बी से निरूपित किए गए हैं। चूंकि धारा ए से बी की ओर प्रवाहित हो रही है वी ए ग्रेटर देन वी बी और चालक ए बी के सिरों के बीच विभवांतर वी इक्वल टू वी ए माइनस वी बी ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा टी काल अंतराल में आवेश की एक मात्रा डेल्टा क्यू इक्वल टू आई डेल्टा टी ए से बी की ओर चलती है। परिभाषानुसार बिंदु ए पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्यू वी ए थी। इसी प्रकार बिंदु बी पर आवेश की स्थितिज ऊर्जा क्यू वी बी है। इसलिए स्थितिज ऊर्जा में यह परिवर्तन डेल्टा यू पॉट है। डेल्टा यू इक्वल टू अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा क्यू वी बी माइनस वी ए इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू वी इक्वल टू माइनस आई वी डेल्टा टी लेस देन 0। यदि आवेश चालक के अंदर बिना संघटन के गतिमान है तो उनकी गति ऊर्जा भी परिवर्तित होती है जिससे कि समस्त ऊर्जा अपरिवर्तित रहे। समस्त ऊर्जा के संरक्षण से परिणाम निकलता है कि डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू पॉट अथवा डेल्टा के इक्वल टू आई वी डेल्टा टी ग्रेटर देन 0। अतः चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से अगर आवेश मुक्त रूप से गतिमान रहते हैं तो उनकी गति ऊर्जा बढ़ जाती। तथापि हमने पहले समझा है कि सामान्य तौर पर आवेश त्वरित गति से गमन नहीं करते बल्कि अपरिवर्ती अपवाह वेग से चलते हैं। ये पारगमन की अवधि में आयनों तथा परमाणु संघट्ट के कारण होता है। संघट्टों के समय आवेशों द्वारा प्राप्त की गई ऊर्जा परमाणुओं के साथ आपस में बांट ली जाती है। परमाणु ज़्यादा प्रबल रूप से कंपन करते हैं अर्थात चालक गर्म हो जाता है। इस प्रकार एक वास्तविक चालक में काल अंतराल डेल्टा टी में ऊष्मा के रूप में क्षयित ऊर्जा का परिमाण डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू आई वी डेल्टा टी प्रति इकाई समय में 6 वी ऊर्जा 6 शक्ति के बराबर पी इक्वल टू डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी हम प्राप्त कर सकते हैं। पी इक्वल टू आई वी ओम के नियम वी बराबर आई आर का उपयोग करने पर हम पाते हैं पी इक्वल टू आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि आर प्रतिरोध के चालक जिससे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही में होने वाली शक्ति 6 यानी ओमी 6 है। ये वही शक्ति है जो उदाहरण के लिए किसी ताप दीप्त विद्युत लैंप की कुंडली को प्रज्वलित करती है जिसके कारण वह ऊष्मा तथा प्रकाश को विकिरण करता है। यहाँ शक्ति कहाँ से आती है, जैसा कि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी चालक में स्थायी धारा का प्रभाव बनाए रखने के लिए हमें एक बाह्य स्रोत की आवश्यकता होती है। स्पष्टतया यही स्रोत जिसे ये शक्ति की आपूर्ति करना चाहते हैं। चित्र 3.11 में विद्युत सेल के साथ दर्शाए गए एक सरल परिपथ में ये सेल की ही रासायनिक ऊर्जा है जो इस शक्ति की आपूर्ति जब तक करती है। समीकरण 3.32 तथा समीकरण 3.33 में शक्ति के लिए दिए गए व्यंजक से स्पष्ट होता है कि किसी प्रतिरोधक R में क्षयित शक्ति उस चालक में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों पर वोल्ट तक किस प्रकार निर्भर करती है। समीकरण 3.33 का विद्युत शक्ति संरक्षण में महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है। विद्युत शक्ति का संचरण पावर स्टेशन से घरों तथा कारखानों में संचरण केबल के द्वारा किया जाता है जो कि सैकड़ों मील दूर हो सकती है। स्पष्ट है कि हम पावर स्टेशनों से घरों तथा कारखानों जोड़ने वाला संचरण केबल में होने वाली शक्ति 6 को न्यूनतम करना चाहेंगे। अब समझेंगे कि इसमें हम कैसे सफल हो सकते हैं। एक युक्ति आर पर विचार करें जिसमें आरसी प्रतिरोध वाले संचरण केबल से होकर शक्ति पी को पहुंचाना है जिसमें अंतिमतः क्षयित होना है। यदि आर के सिरों के बीच वोल्टता वी है उसे आई विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो पी इक्वल टू वी आई पावर स्टेशन से युक्त संयोजित करने वाले संयोजित तारों का प्रतिरोध परिमित है और आर सी संयोजक तारों में ऊर्जा 6 पी सी जो कि व्यर्थ व्यय होता है। पी सी इक्वल टू आई स्क्वायर आर सी इक्वल टू पी स्क्वायर आर सी डिवाइड बाई वी स्क्वायर। समीकरण 3.32 से अतः शक्ति पी की किसी युक्ति को संचालित करने के लिए संयोजक तार से शक्ति अपव्यय वी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। पावर स्टेशन से आने वाले संचरण केवल सैकड़ों मील लंबे होते तथा उनका प्रतिरोध आरसी काफ़ी अधिक होता है। संचरण में होने वाले शक्ति 6 पीसी को कम करने के लिए इन विद्युत वाही तारों में वृहत वोल्टता वी पर
विद्युत धारा की जाती है। यही कारण है कि इन शक्ति संचरण लाइनों पर उच्च वोल्टता के खतरे का चिन्ह बना होता है, जो कि आबादी वाले क्षेत्र से दूर जाने पर एक सामान्य दृश्य होता है। इतनी उच्च वोल्टता पर विद्युत का प्रयोग सुरक्षित नहीं है, अतः इस धारा की वोल्टता का उपयोग के लिए उपयुक्त मान तक एक युक्ति द्वारा, जिसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, कम किया जाता है। सेल विद्युत वाहक बल आंतरिक प्रतिरोध। हमने पहले उल्लेख किया है कि विद्युत अपघटनी सेल विद्युत परिपथ में स्थायी धारा को बनाए रखने के लिए एक सरल युक्ति है, जैसा कि चित्र 3.12 में दर्शाया गया है। मूल रूप से एक सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, जो कि धनात्मक P तथा ऋणात्मक N कहलाते हैं। ये एक विद्युत अपघटनी विलयन में डूबे रहते हैं। विलयन में डूबे इलेक्ट्रोड विद्युत अपघट्य के साथ आवेशों का आदान प्रदान करते हैं। इसके फलस्वरूप धनात्मक इलेक्ट्रॉनों के ठीक पास विद्युत अपघटनी विलयन के किसी बिंदु ए पर तथा स्वयं इस इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर V पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होता है। इसी प्रकार ऋणात्मक इलेक्ट्रोड अपने ठीक पास के विद्युत अपघटनी विलयन के किसी बिंदु P के सापेक्ष एक ऋणात्मक विभव V नेगेटिव ग्रेटर देन 0 पर हो जाता है। जब कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो समस्त विद्युत अपघटनी विलयन का समान विभव होता है, जिसे कि P तथा N के मध्य विभवांतर V प्लस माइनस V माइनस इक्वल टू V प्लस V माइनस रहता है। इस अंतर को सेल का विद्युत वाहक बल EMF कहते हैं। इसे एप्सिलॉन से निर्दिष्ट करते हैं। एप्सिलॉन इक्वल टू V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव ग्रेटर देन 0। ध्यान दीजिए कि एप्सिलॉन वास्तव में एक विभवांतर है, ये बल नहीं। तथापि इसके नाम के लिए विद्युत वाहक बल का उपयोग ऐतिहासिक कारणों से करते हैं। ये नाम उस समय दिया गया था जब ये घटना परिघटना उचित रूप से समझी नहीं गई थी। एप्सिलॉन का महत्व समझने के लिए सेल से संयोजित एक प्रतिरोधक R पर विचार कीजिए। R से होकर एक विद्युत धारा C से D की ओर प्रवाहित होती है। जैसा कि पहले व्याख्या की जा चुकी है, एक स्थायी धारा बनाए रखी जाती है, क्योंकि विद्युत धारा विद्युत अपघट्य से होकर N से P की ओर प्रवाहित होती है। स्पष्टतः विद्युत अपघट्य से होकर यही धारा N से P की ओर प्रवाहित होती है, जबकि R से होकर यही धारा P से N की ओर प्रवाहित हो जाती है। जिसे विद्युत अपघट्य से होकर ये धारा प्रवाहित होती है, उसे एक परिमित प्रतिरोध R होता है, स्मॉल r होता है, जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। पहले हम ऐसी स्थिति पर विचार करेंगे जब R अनंत हो, जैसे कि I इक्वल टू V अपॉन R इक्वल टू 0, जहाँ V P तथा N के मध्य विभवांतर। अब V इक्वल टू P तथा A के मध्य विभवांतर प्लस A तथा B के मध्य विभवांतर प्लस B तथा N के मध्य विभवांतर इक्वल टू एप्सिलॉन। अतः विद्युत के बल से एप्सिलॉन एक खुले परिपथ धनात्मक तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रॉनों के मध्य विभवांतर है। तथापि यदि R परिमित है तो I शून्य नहीं होगा। उस स्थिति में P तथा N के मध्य विभवांतर V इक्वल टू V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव माइनस IR इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। A तथा B के मध्य विभवांतर के लिए व्यंजक IR में ऋणात्मक चिन्ह पर ध्यान दीजिए। ये इसलिए है कि विद्युत अपघट्य में धारा I B से A की ओर प्रवाहित होती है। प्रयोगात्मक परिकलनों में जब धारा I ऐसी है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन IR, तो परिपथ में सेल के आंतरिक प्रतिरोध का नगण्य माना जा सकता है। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के वास्तविक मान विभिन्न सेलों के लिए भिन्न भिन्न होते हैं, तथापि शुष्क सेल के लिए आंतरिक प्रतिरोध सामान्य विद्युत अपघटनी सेल से बहुत अधिक होता है। हमने ये भी अवलोकन किया कि जब R से होकर विभवांतर V ओम के नियम से V इक्वल टू IR, समीकरण 3.38 तथा समीकरण 3.39 को संयोजित करने पर IR इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR अथवा I इक्वल टू एप्सिलॉन डिवाइड बाई R कैपिटल R प्लस स्मॉल r। R इक्वल टू 0 के लिए सेल अधिकतम धारा प्राप्त की जा सकती है। IR अधिकतम इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन R। तथापि अधिकांश सेलों में अधिकतम अनुपात धारा इससे बहुत कम होती है, जिससे सेल को स्थायी क्षति से बचाया जा सकता है। श्रेणी तथा पार्श्वक्रम में सेल प्रतिरोधकों के भांति विद्युत परिपथ में सेलों को भी संयोजित किया जा सकता है। प्रतिरोधकों की ही भांति परिपथ में धारा विभवांतर के परिकलन के लिए सेलों के संयोजन के एक तुल्य सेल से प्रतिस्थापित किया जा सकता है। पहले श्रेणी क्रम में दो सेलों पर विचार करें। चित्र 3.1 थी, जहाँ प्रत्येक के एक टर्मिनल को मुक्त छोड़कर दोनों सेलों के एक टर्मिनल एक दूसरे से संयोजित हैं। एप्सिलॉन 1 तथा एप्सिलॉन 2 दोनों सेलों के विद्युत वाहक बल हैं तथा R1 R2 क्रमशः उनके आंतरिक प्रतिरोध हैं। चित्र में दर्शाए गए अनुसार मानी बिंदु A B तथा C पर विभव क्रमशः VA, VB तथा VC हैं।
तब VA माइनस VB पहले सेल के धनात्मक तथा ऋणात्मक टर्मिनल के मध्य विभवांतर है। समीकरण 3.38 से हमने पहले ही परिकलित किया था। VAB इक्वल टू VA माइनस VB इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस IR1। इसी प्रकार VBC इक्वल टू VB माइनस VC इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस IR2। अतः संयोजन के टर्मिनल A तथा C के मध्य विभवांतर VAC इक्वल टू VA माइनस VC इक्वल टू VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC इक्वल टू एप्सिलॉन 1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस IR1 प्लस R2। यदि हम संयोजन को A तथा C के मध्य किसी एकल सेल से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं जिसका विद्युत भागफल E इक्विवेलेंट होता है, आंतरिक विद्युत R इक्विवेलेंट होता है, हमें प्राप्त होता है VAC इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। समीकरण 3.43 तथा 3.44 को संयोजित करने पर E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 प्लस E2 होता है R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2। चित्र से हमने पहले सेल के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड को दूसरे सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड संबंध किया है। इसके स्थान पर यदि हमने दोनों सेलों के ऋणात्मक टर्मिनलों को संबंध करके तो समीकरण VBC इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन 2 माइनस R2 और हमें प्राप्त होता है E इक्वल टू E1 एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2, जहाँ एप्सिलॉन 1 ग्रेटर देन एप्सिलॉन 2। स्पष्टतः श्रेणी संयोजन के नियमों को सेलों किसी भी संख्या के विस्तारित किया जा सकता है। n सेलों को श्रेणी संयोजन का तुल्य विद्युत वाहकबल उनके व्यष्टिगत विद्युत वाहकबल का योग मात्र है तथा n सेलों के श्रेणी संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध उनके आंतरिक प्रतिरोधों का योग मात्र है। ऐसा तब है जब धारा प्रत्येक सेल में धनात्मक इलेक्ट्रोड से निकलती है। यदि इस संयोजन से धारा किसी सेल के ऋणात्मक इलेक्ट्रोड से निकलती है तो एप्सिलॉन इक्विवेलेंट के व्यंजक में सेल के विद्युत वाहक बल ऋणात्मक चिन्ह के साथ सम्मिलित होता है, जैसा कि समीकरण 3.47 में हुआ है। अब हम सेलों के पार्श्व संयोजन पर विचार करते हैं। I1 तथा I2 सेल के धनात्मक इलेक्ट्रोड से निकलने वाली धाराएं हैं। जो विद्युत धाराएं I1 तथा I2 बिंदु B1 पर प्रवेश करती हैं, जबकि इस बिंदु से I धारा बाहर निकलती है, क्योंकि उतने ही आवेश अंदर प्रवाहित होते हैं जितना कि बाहर हमें प्राप्त होता है। I इक्वल टू I1 प्लस I2। मान लीजिए बिंदु B1 तथा B2 पर विभव क्रमशः VB1 तथा VB2 है। तब पहले सेल पर विचार करने पर उसके टर्मिनलों के मध्य विभवांतर VB1 माइनस VB2 होगा। अतः समीकरण 3.38 से V इक्वल टू VB1 माइनस VB2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 इक्वल टू माइनस I1 इक्वल टू R1। बिंदु B1 तथा B2 इसी प्रकार ठीक ठीक दूसरे सेल से भी संबंध हैं। अतः यहाँ दूसरे सेल पर विचार करने से हमें प्राप्त होता है V इक्वल टू VB1 माइनस VB2 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R2। पिछले तीनों समीकरणों को संयोजित करने पर I इक्वल टू I1 प्लस I2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 माइनस V डिवाइड बाई R1 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस V डिवाइड बाई R2 इक्वल टू एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई R1 प्लस एप्सिलॉन 2 इक्वल टू एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। इस प्रकार V का मान V इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यदि सेलों के संयोजन को हम बिंदु B1 और बिंदु B2 के बीच किसी एकल सेल से प्रतिस्थापित करें जिसका विद्युत वाहक E इक्विवेलेंट तथा आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट हो, तो हमें प्राप्त होता है V इक्वल टू इक्वल टू एप्सिलॉन इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। समीकरण 3.52 तो समीकरण 3.53 समान होने चाहिए। अतः E एप्सिलॉन इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन 1 R2 प्लस एप्सिलॉन 2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 R2 प्लस R1 प्लस R2। इन समीकरणों से हम सरल रूप से प्रतीकों से प्रस्तुत कर सकते हैं। 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 एप्सिलॉन इक्विवेलेंट डिवाइड बाई R इक्विवेलेंट इक्वल टू एप्सिलॉन 1 डिवाइड बाई R1 प्लस एप्सिलॉन 2 इक्वल टू R2। चित्र से हमने दोनों टर्मिनलों को एक साथ तथा इसी प्रकार दोनों ऋण टर्मिनलों को भी एक साथ संबंध किया जाता है, जिसे विद्युत धाराएं
I1 तथा I2 धन टर्मिनलों से बाहर निकलते हैं, जिससे यदि दूसरे का ऋणात्मक टर्मिनल पहले के धनात्मक टर्मिनल से संबंध किया जाए तब भी समीकरण 3.56 तथा 3.57 एप्सिलॉन 2 से एप्सिलॉन 2 के साथ मान्य होंगे। समीकरण 3.56 तथा 3.57 को आसानी से विस्तारित किया जा सकता है यदि हमारे पास n सेल है जिनके विद्युद्वाहक बल एप्सिलॉन 1 डॉट 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 एप्सिलॉन n है तथा यांत्रिक बल R1 डॉट 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 Rn है। वे पार्श्व संबंधन में है तो इस संयोजन उस एकल सेल के तुल्य होगा जिसका विद्युद्वाहक बल इक्विवेलेंट तथा आंतरिक प्रतिरोध R इक्विवेलेंट है, जिससे कि 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1 डॉट 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 1 प्लस 1/Rn। एप्सिलॉन इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस डॉट 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 प्लस एप्सिलॉन n डिवाइडेड बाई Rn। किरचॉफ के नियम। विद्युत परिपथों में कभी कभी कई प्रतिरोधक एवं सेल जटिल ढंग से संबंध होते हैं। श्रेणी एवं पार्श्व संयोजन के लिए जो सूत्र हमने पहले उत्पन्न किए हैं वे परिपथ सभी विद्युत धाराओं तथा विभवांतरों के लिए हमेशा पर्याप्त नहीं होते हैं। दो नियम जिन्हें किरचॉफ का नियम कहते हैं विद्युत परिपथों के विश्लेषण के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। दिए गए परिपथ में हम प्रत्येक प्रतिरोधक में प्रवाहित धारा को किसी प्रतीक जैसे I से नामांकित करते हुए और तीर के चिन्ह द्वारा प्रतिरोध के अनुदिश धारा के प्रवाह को निर्दिष्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं। यदि अंततः I धनात्मक निर्धारित होता है तो प्रतिरोधक विद्युत धारा की वास्तविक दिशा तीर की दिशा में है। यदि ऋणात्मक निकलता है तो वास्तव में विद्युत धारा तीर की दिशा के विपरीत है। इसी प्रकार प्रत्येक स्रोत अर्थात सेल या विद्युत शक्ति कोई दूसरा स्रोत के लिए धनात्मक तथा ऋणात्मक इलेक्ट्रोड हो, सेल में प्रवाह हो रही धारा के संकेत के अलावा एक निर्देशित तीर से चिन्हित करते हैं। यदि हम ये हमें धनात्मक टर्मिनल P तथा ऋणात्मक टर्मिनल N के बीच विभवांतर बताएगा, N के बीच विभवांतर बताएगा। V इक्वल टू V P माइनस वी एन इक्वल टू एप्सिलॉन माइनस IR। समीकरण 3.38 I यहाँ सेल के अंदर N से होकर P की ओर प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है। यदि सेल से होकर बहने वाली धारा को चिन्हित करते हुए हम P से N की ओर बढ़ते हैं तो स्पष्टता V इक्वल टू एप्सिलॉन प्लस IR। चिन्हों को बनाने की प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद हम नियमों तथा उत्पत्तियों को अभिव्यक्त करेंगे। चिन्हों को बनाने वाली प्रक्रिया को स्पष्ट करने के बाद हम नियमों तथा उत्पत्तियों को अभिव्यक्त करेंगे। ए संधि नियम। किसी संधि पर संधि से प्रवेश करने वाली विद्युत धाराओं का योग इसी संधि से निकलने वाली विद्युत धाराओं के योग के बराबर होता है। इस नियम का प्रमाण इस तरह से समझते हैं कि जब विद्युत धारा स्थायी होती है तब किसी संधि या चालक के किसी बिंदु पर आवेश संचित नहीं होता, अतः प्रवेश करने वाली कुल विद्युत धारा जो कि संधि आवेश की प्रवाह की तरह बाहर निकलने वाली कुल विद्युत धाराओं के बराबर होती हैं। दूसरा होता है पास का नियम। प्रतिरोधकों तथा सेलों से सम्मिलित किसी बंद पास के चारों ओर विभव में परिवर्तनों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यह नियम भी सुस्पष्ट है क्योंकि विद्युत विभव बिंदु की अवस्थिति पर निर्भर करता है, अतः किसी बिंदु से प्रस्थान कर यदि हम वापस उसी बिंदु पर आते हैं तो कुल परिवर्तन शून्य होने चाहिए। एक बंद पास में हम प्रस्थान बिंदु पर वापस आते हैं। यह नियम इसलिए है व्हीटस्टोन सेतु। किरचॉफ के एक अनुप्रयोग के रूप में चित्र 3.18 में दिखाए गए परिपथ पर विचार कीजिए जो कि व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। सेतु में चार प्रतिरोधक R1, R2, R3 तथा R4 होते हैं। विकर्णता विपरीत बिंदुओं चित्रों में A तथा C एक युग्म से कोई विद्युत स्रोत संबंध है। यह बैटरी भुजा कहलाती है जो दूसरे दो शीर्ष बिंदु B तथा D के मध्य एक गैल्वेनोमीटर जो विद्युत धारक संसूचन की एक युक्ति है संबंध है। ये लाइन जिसे चित्र BD में दिखाया गया है गैल्वेनोमीटर भुजा कहलाती है। सरलता के लिए हम कल्पना करते हैं कि सेल में कोई आंतरिक प्रतिरोध नहीं है। सामान्यतः G से होकर विद्युत धारा IG तथा सभी प्रतिरोधों से होकर धारा प्रवाहित होंगी। उस संतुलित सेतु का उदाहरण एक विशेष महत्व रखता है जिसमें प्रतिरोधक ऐसे हों
कि आई जी इक्वल टू जीरो, अब हम आसानी से संतुलन अवस्था प्राप्त कर सकते हैं जिससे जी से होकर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। ऐसे प्रकरण में संधि डी तथा बी के लिए चित्र देखिए। किरचॉफ के संधि के नियम को अनुप्रयुक्त करने के लिए हम संबंध आई वन इजल टू आई थ्री तथा आई टू इजल टू आई फोर तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद हम बंद पासों ए डी बी ए तथा सी बी डी सी पर किरचॉफ के पास नियम का अनुप्रयोग करते हैं। पहले पास से प्राप्त होता है माइनस आई वन आर वन प्लस जीरो प्लस आई टू इक्वल टू जीरो। चूंकि आई जी इक्वल टू जीरो तथा आई थ्री इक्वल टू आई वन कोमा आई फोर इक्वल टू आई टू उपयोग करने के लिए द्वितीय पास से प्राप्त होता है आई टू आर फोर प्लस जीरो माइनस आई वन आर थ्री इक्वल टू जीरो। समीकरण 3.62 से हम प्राप्त कर सकते हैं आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आर टू अपन आर वन, जबकि समीकरण 3.63 से हम प्राप्त करते हैं आई वन डिवाइड बाई आर टू तो आर फोर डिवाइड बाई आर थ्री। अतः हम प्रतिबंध प्राप्त करते हैं आर टू डिवाइड बाई आर वन इक्वल टू आर फोर डिवाइड बाई आर थ्री। चार प्रतिरोधकों को संबंध दिखलाने वाले समीकरण गैल्वेनोमीटर में शून्य अथवा नगण्य विक्षेप के लिए संतुलन प्रतिबंध कहते हैं। व्हीटस्टोन सेतु तथा इसका संतुलन प्रतिबंध अज्ञात प्रतिरोध के निर्धारण के लिए एक प्रायोगिक विधि देता है। कल्पना कीजिए कि हमारे पास कोई अज्ञात प्रतिरोध है जिसे हम चौथी भुजा में लगाते हैं। इस प्रकार आर फोर ज्ञात नहीं है। ज्ञात प्रतिरोधकों आर वन तथा आर टू को सेतु की पहली तथा दूसरी भुजा में रखते हुए आर थ्री को तब तक परिवर्तित करते जाते हैं जब तक गैल्वेनोमीटर नगण्य विक्षेप नहीं दिखलाता। सेतु तब संतुलित है तथा संतुलन प्रतिबंध से अज्ञात प्रतिरोध आर फोर का मान प्राप्त होता है। आर फोर इक्वल टू आर थ्री डॉट आर टू डिवाइड बाई आर वन। इस सिद्धांत को उपयोग करने वाली प्रायोगिक युक्ति मीटर सेतु कहलाती है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।